हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एडुटेरिया पुस्तक से करंट अफेयर्स को, जिसमें कि कुल 21 सेट प्रैक्टिस दिए हुए हैं, जिसमें कि अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के सेट प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 11 को। यह पुस्तक जो है आपके आगामी एग्जाम्स जो होने वाले हैं, रेलवे हो सकते हैं, बिहार हो सकती है, या बिहार के कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो सकते हैं, उन सभी के लिए काफी ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इस पुस्तक का या इस पीडीएफ, इसका मैं प्रश्न का जो सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं अपने कमेंट बॉक्स में। आप वहां से इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का है सेट प्रैक्टिस नंबर 11 को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस संगठन ने पासबुक लाइट नामक फीचर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पासबुक लाइट नामक फीचर लॉन्च किया किसने? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह प्रारंभ की गई है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेग्लेरिया फॉलेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है हमारा, यह एक बैक्टीरिया है जो मीठे पानी में पाया जाता है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह एक बैक्टीरिया नहीं है। यह क्या है? यह एक मुक्त जीवी अमीबा है जो मुख्यतः गर्म मीठे पानी और नम मिट्टी में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यह भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यह भोजन के माध्यम से नहीं। यह दूषित पानी नाक के रास्ते शरीर में जाने पर यह संक्रमण फैलता है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, यह प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफालाइटिस का कारण बनता है, जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके बारे में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह एक परमाणु सक्षम 3 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। यह एक परमाणु सक्षम तो है, लेकिन यह 3 चरणों वाली नहीं, 2 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। ये कथन गलत हो जाएगा। इसकी आधिकारिक मारक क्षमता 3000 किलोमीटर नहीं, इसका 3000 नहीं है। इसका आधिकारिक मारक क्षमता है 1000 से लेकर 2000 तक। 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका क्षमता है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि हमारा दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। पहला और दूसरा जो कथन है, दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हिटली पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है दोनों व्यक्ति को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों व्यक्तियों को दिया गया है, प्रवीण शेख को और बरखा सुब्बा, इन दोनों को यह व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है टीएस कल्याणी जी को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टीएस कल्याणी को व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया भारत की एनजीओ एजुकेट गर्ल को, जो कि स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। यहाँ पे है इंडोनेशिया की शाहिनी अली, नहीं, ये इंडोनेशिया यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इंडोनेशिया की जगह मालदीव होगा। शाहिनी अली कहाँ की है? तो मालदीव। ये मालदीव की शाहिनी अली को दिया गया है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को दिया गया है, जो कि ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। केवल पहला और तीसरा कथन जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया हमारे मोहनलाल जी को। ऑप्शन बी राइट होगा। 2023 का प्रतिष्ठित दादा फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो मोहनलाल जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेल्लू नाचियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी एशिया कप 2025 में किसने किसको हराकर जीत लिया? तो हॉकी एशिया कप 2025 में यहाँ पे भारत हो जाएगा। भारत ने
साउथ कोरिया को हराकर जीत लिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हॉकी एशिया कप 2025 जो है भारत ने किसे, तो साउथ कोरिया को हराकर जीत लिया है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यहाँ पे ये पुट होगा भारत और बी में होगा साउथ कोरिया। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वर्ल्ड स्केट द्वारा आयोजित इनलाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेइदाहे में आयोजित किया गया था। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारत इसमें 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर है। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन असत्य, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य हो जाएगा। तो एक एक करके कथन को देखते हुए चलेंगे। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद नया आधार वर्ष इसका रखा गया है 2022 से 23 होगा, जो कि सही है। आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नया आधार वर्ष इसका क्या रखा गया है 2022 से 23, इसका भी। और सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका नया आधार वर्ष 2024 कैलेंडर वर्ष होगा। ये भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो चौथा देखते हैं। अगला है हमारा सीपीआई का निर्माण गणना आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नहीं, इसका जो निर्माण और गणना है आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, इसका किया जाता है नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और यह सीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इसका इस 12 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कि ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है स्टेटमेंट गलत है। सीपीआई का निर्माण कौन करता है, तो नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, और सीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो यह किया गया है भावनगर में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, द रिसर्जेक्शन क्वेस्ट को किस प्रजाति को बचाने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार मिला है, तो यह पुरस्कार मिला है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो को बचाने के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक शांति सूचकांक यानी जीपीआई 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो यह देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिंगापुर जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश बन गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संशोधित स्टार्टअप पहचान फ्रेमवर्क सूची 1 के अंतर्गत आने वाली श्रेणी संस्था का मिलान उनके संबंधित पात्रता मानदंडों, सीमाओं या मुख्य उद्देश्यों सूची 2 से करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया है दोस्तों, यहाँ पे सूची 2 दिया और इनका निर्माण हमें करना है। तो पहला देखते हैं, नियमित स्टार्टअप, तो इसका सूची 2 में मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए का 4। ये जो नियमित स्टार्टअप है, कंपनी के गठन से लेकर 10 वर्ष तक की सीमा तय समय सीमा है और 200 करोड़ तक की बढ़ी हुई टर्नओवर सीमा है। दूसरा है डीप टेक स्टार्टअप, इसका मिलान हो जाएगा पहला। यह क्या है, तो निगमन से लेकर 20 वर्ष तक की आयु सीमा है इसमें और 300 करोड़ की टर्नओवर सीमा है इसकी। सहकारी समितियां, इसका मिलान हो जाएगा दूसरा। विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसे शामिल किया गया है। और हमारा अंतिम हो जाएगा विभाजित या पुनर्गठित व्यवसाय, तो इसका राइट हो जाएगा तीसरा, लास्ट ऑप्शन बच गया जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रोत्साहन और लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मान्यता से वंचित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो हमारे ऑप्शन को देखते हैं। ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है, हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है, तो यह बन गया है बुल्गारिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बुल्गारिया। अगला है, भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण के संदर्भ में NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, मतलब कौन से कथन असत्य पूछा जा रहा है यहाँ।
चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच गई है, जो कि सही है। भारत में गर्भ निरोध प्रसार दर में NFHS 5 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मतलब कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश में रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए वहां रेबीज वैक्सीन भेजी है? तो यह कहाँ भेजा गया है? तो ये तिमोर लेस्ते में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारत ने तिमोर लेस्ते में रेबीज के प्रकोप से निपटने की मदद के लिए वहां रेबीज वैक्सीन भेजी गई है, तिमोर लेस्ते में भारत ने भेजा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है, जो विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का पहला FTA है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं? तो देखते हैं कौन कौन शामिल इसमें है और कौन नहीं है। तो आइसलैंड इसमें शामिल है, लिechtenstein भी शामिल है इसमें, और नॉर्वे भी शामिल है, और स्वीडन जो है इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है स्वीडन इसमें शामिल नहीं है ये। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल चौथा जो है स्वीडन इसमें शामिल नहीं है इस लिस्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IUCN द्वारा भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है। यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पाक की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? पाक की खाड़ी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पाक की खाड़ी में है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। भारत और किस संगठन की नौसेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो यह संयुक्त अभ्यास कहाँ किया गया है? तो यह यूरोपीय यूनियन के साथ। किसके? तो ये यूरोपियन यूनियन हो जाएगा इसका राइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन संगठन की सेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जो कि सही है। इसके बाद गुजरात और तमिलनाडु है, मतलब कि दूसरे और तीसरे पोजीशन पे आता है तमिलनाडु। यहाँ पे गुजरात दूसरे पे और तीसरे पे तमिलनाडु, जो कि यहाँ पे ये गलत हो जाता है। देखिए दोस्तों, पहले स्थान पे तो महाराष्ट्र है, लेकिन दूसरे स्थान पे गुजरात नहीं है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो गुजरात है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत ने 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो कि ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है सत्य है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला 3 वर्षीय रोलिंग बजट पेश किया है? यह किसने पेश किया है? यह पेश किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने देश का पहला 3 वर्षीय रोलिंग बजट पेश किया है। नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने हाल ही में भारत का पहला उभयचर यानी एम्फीबियस ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों अवतार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अवतार इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए किस रेजिमेंट का गठन किया गया है? यह किस रेजिमेंट का गठन किया गया है? तो शक्तिपान का। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, शक्तिपान। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY का कुल बजट परिव्यय आउटले कितना है? तो इसका कुल आउटले कितना है? 99,446 करोड़। कितना है? 99,446 करोड़। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो जननी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जननी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है। भारत ने हाल ही में अपना पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के थूथुकुडी में। तमिलनाडु के थूथुकुडी में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित
किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुजरात के कांडला में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुजरात के कांडला। नेक्स्ट है वुमेन्स एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह प्रकाशित की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। यह भारतीय निर्यात के लिए 100% यानी कि 100% ड्यूटी की फ्री एक्सेस देता है, जो कि सही है। इसमें 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा शामिल है, ये भी सही है। डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को उदारीकरण से बाहर रखा गया है इसमें से, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं। अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना हेतु 6 वर्ष की अवधि हेतु कुल कितना कॉर्पस निर्धारित किया गया है? तो यह निर्धारित किया गया 1 लाख करोड़। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण और परिवर्तन के लिए स्पेशल 301 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किस नए मिशन की घोषणा की है? तो यह जो नया मिशन है क्या है? तो उच्च अधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2025 में सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करने और वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रेल वन ऐप। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, रेल वन ऐप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा पिछले 1 दशक में भारतीय खिलौना उद्योग यानी कि इंडियन टॉय इंडस्ट्री में हुए क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए एक एक करके कथन को देखते हैं। वर्ष 2014 से 15 की तुलना में भारत में विदेशी खिलौनों की कुल आयात में 52% भारी गिरावट दर्ज की गई, जो कि कथन सत्य है। इस समान अवधि के दौरान भारत के वैश्विक बाजारों में खिलौने के निर्यात 239% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और नेशनल टॉय एक्शन प्लान जैसी नीतियां चला रही है, जो कि तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त कर लिया गया जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन के दौरान कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाने के उद्देश्य से भारत की किस पहली स्वदेशी तकनीक को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था? तो यह लॉन्च किया था एआई आधारित चावल छटाई तकनीकी को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? यानी कि यहाँ पे भारत का स्थान रैंकिंग पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भारत का स्थान है इसमें 38वां स्थान। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 38 पोजीशन पे है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। चलिए एक एक करके कथन को देखते हुए। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग में विकसित किया गया है, सही है स्टेटमेंट। दक्षिण कोरिया ने गावी नामक दुनिया का पहला मानव रूपी रोबोट भिक्षु पेश किया है, दूसरा कथन भी सत्य है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ 7 मई 2026 को मनाई गई है, यह कथन भी सत्य है। यानी कि इस प्रकार से हमारा तीनों के तीनों कथन सत्य है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 से 23 माह के बच्चों में बाल टीकाकरण के संबंध में NFHS6 के डेटा पर विचार करना और बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करना और तीनों कथन को देखते हुए चलते हैं। पहला कथन को देखते हैं। बच्चों में पूर्ण टीकाकरण दर 87.1% हो गई है, जो कि सही है कथन।
रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में मामूली कमी देखी गई है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे कमी नहीं देखी गई है, यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। रोटा वायरस टीकाकरण कवरेज में पहले इसका जो प्रतिशत था 36.7, अब यहाँ से बढ़कर इसका हो गया है 85.4%। तो इसमें कमी कहाँ हुई है, इसमें तो बढ़ोतरी हुई है ना। तो इसका बढ़ोतरी हुआ है 85.4% से। चलिए अगला देखते हैं। भारत में 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों ने कम से कम एक टीका प्राप्त किया है, जो कि कथन सत्य है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारा सी में है, पहला और तीसरा कथन जो है सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन है, इनका चयन करना है। पहला कथन को देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है, जो कि सही है ये स्टेटमेंट कथन। अगला है सिल्वर इकोनॉमी का संबंध योग से जुड़ी अर्थव्यवस्था से, जो कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जो सिल्वर इकोनॉमी है इसका संबंध है दोस्तों बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी से जुड़ी अर्थव्यवस्था से, ना कि योग से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, सत्य कथन पूछा गया तो पहला कथन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सिर्फ राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है, तो ये 23 सितंबर को घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है गुयाना के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, गुयाना के द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है। अगला है, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकनाकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकनाकर टाइगर रिजर्व, मतलब इससे पहले इसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? तो इसका पूर्व नाम था रातापानी टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व इसका पहला नाम था, अब क्या रख दिया गया? तो विष्णु श्रीधर वाकनाकर टाइगर रिजर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रवात मेलिसा ने निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? यह प्रभावित किया है कैरिबियाई क्षेत्र को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में घोषित कंटेंट क्रिएटर लैब योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है, बताना है कि कौन से कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इस पहल के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि सही है। देश भर में 1500 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में इसके लिए विशेष लैब स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1500 माध्यमिक स्कूल नहीं होगा, जबकि 15,000 होगा। क्या होगा? 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में इसके लिए विशेष लैब स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये लैब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से संबंधित होंगे। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट हो जाएगा पहला और तीसरा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से किया गया, जिसकी थीम डैश थी? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यह जो है कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। और इसका जो थीम था इस बार का, सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारस्परिक सह अस्तित्व। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे हमारा अंतिम आज का प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको हमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका पीडीएफ लिंक, और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका लिंक। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए किस भारतीय मूल की कनाडाई अमेरिकी लेखिका और अनुवादक को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो यह शॉर्टलिस्ट किया गया पदा विश्वनाथन जी को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का 50 करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। सेट प्रैक्टिस 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अगले सेट प्रैक्टिस देखेंगे
12। तो दोस्तों अगर आपको यह जो सीरीज जो है अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।